साथियों नमस्कार। पराग सिंघल आगरा से हूँ। कर जानकारी नाम से एक पाक्षिक पत्रिका है टैक्सेशन के ऊपर, उसका 17 सालों से प्रकाशन कर रहा हूँ और एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर एंड प्रोफेशनल का मैं को चेयरमैन टैक्स पेयर सेल का हूँ। और प्रारंभ से ही मेरा प्रयास रहा है कि आप लोगों की समस्याओं को मैं जो प्रॉपर अथॉरिटीज़ है, सक्षम अधिकारी हैं, उनके सामने उठाता रहूँ। इस बारे में अपने कई साथियों से मैं डिस्कस करता रहता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पिछले हफ्ते डिस्कशन हुआ है। भोपाल के एडवोकेट आयुष दयाल जी, आगरा के हैं एडवोकेट दिनेश चंद्र शर्मा, कोटा के हैं मुकेश कुमार गुप्ता, बीकानेर से गणेश कुमार शर्मा और मिर्जापुर से गंगाधर सिंह जी। जो जीएसटी को 9 साल हो चुके हैं, आप देख ही रहे हैं, 10वां साल चल रहा है और जीएसटी से बहुत फायदा ही मिला, लेकिन उसकी जो कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उसकी जो प्रोविजंस हैं, उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो हमने सबको एक कंप्लाइंस करके एक लेटर माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है और जो लिखा है उसके वो आपको मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह से देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे न्यूज चल रही है कि सीएसटी काउंसिल अगस्त में मीटिंग होने वाली है काउंसिल की, और उसमें आईटीसी का मुद्दा जो बहुत बड़ा मुद्दा है देश के अंदर, इससे मैक्सिमम जो केसेस हैं वो आईटीसी क्लेम के ऊपर है। डिपार्टमेंट कहता है ये फ्रॉड है, ये मिस स्टेटमेंट है, या जो भी कुछ इस तरह 74 73 में लेता है, लेकिन व्यापारी कहता है सब मैंने तो परचेज किया है और परचेज करके मैंने जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे माल मंगाया है, ऑनलाइन पेमेंट किया है, अगर 2A में या 2B में शो नहीं हो रही है तो इसमें मेरी गलती क्या है। इस बात के बहुत सारे केस विभिन्न फर्स्ट अपील में भी चल रहे हैं, हाई कोर्ट्स में भी चल रहे हैं, अब ट्रिब्यूनल आ गया, ट्रिब्यूनल में केस दाखिल हुए हैं। साथियों, मैं इस वीडियो में पूरी बात रख रहा हूँ, बीच में अनुरोध करूंगा कि पूरी वीडियो देखेंगे तो आप लोग मुद्दे जो मैं उठाने की कोशिश करे हम लोगों ने वो आपको समझेंगे, और वीडियो देखने के बाद में लाइक कर दीजिएगा और अपने लोकल ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने, जिन मित्रों मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। साथियों, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीएसटी के अंदर जो स्टेट्स के और सेंटर के 17 तरह के टैक्सेस थे वो समाहित करके, कंबाउंड करके उसको लागू किया गया, बहुत अच्छा। और इसके साथ ही डिजिटल टैक्सेशन की तरफ, डिजिटली फंक्शन की तरफ हम बढ़े। लागू होने के बाद में जो आईटीसी का लाभ था, उसमें आईटीसी लागू होने से जो प्रोडक्शन में कॉस्ट बढ़ती थी और उसका प्रभाव पड़ता था कंज्यूमर्स पे, वो भी बहुत असर पड़ा है। वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन एक्ट, वन नेशन वन रेट ऑफ टैक्स, ये तीनों चीजें, इनसे जो राज्य बिखरे पड़े हुए थे, राज्यों की अलग अलग व्यवस्था थी, वो सब एक हो गई। अनुपालन में जो टैक्सेशन का जो फॉलोअप करना है, या फॉर्मेलिटीज के अंदर जो वृद्धि हुई है नेटवर्क को लेकर के, उसमें थोड़े हम लोग परेशान हैं। और इसके अलावा कोई संदेह नहीं है कि ये वन नेशन वन सिस्टम हमारे सामने आ चुका है, हम इसमें काम कर रहे हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है कि बार बार संशोधन करना, कभी भी सर्कुलर, कभी भी नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी कभी गजट भी आ जाता है कि भाई ये चेंज कर दिया गया, वो बहुत ही पीड़ादायक होती है। और उसको याद रखना, वो किस समय लागू हुआ, कैसे लागू हुआ, इसको याद रखना बड़ा मुश्किल है हर किसी के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मानना है कि जीएसटी की जो एक्ट बनाया गया था वो उसका बेस रखा गया सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944, जो आजादी से भी 3 साल पहले का है, और 46 प्लस 26 साल लगा जोड़ लेंगे आप तो लगभग 72 साल पुराना एक्ट है, इसको आधार बनाया गया है। इसका हमने शुरू से विरोध किया है। और चूंकि पहले सेंट्रल एक्साइज था, सेंटर में और स्टेट में था सेल टैक्स, उसके बाद में ट्रेड टैक्स आया, फिर वेट आया, तो जीएसटी के अंदर गुड्स एंड सर्विस दोनों को जोड़ दिया गया। तो हमारा ये मानना है कि हमारे व्यापारियों के ऊपर दो मालिक हो गए, एक सेंट्रल टैक्स और एक स्टेट टैक्स। और सेक्शन 5 में स्वतंत्र व्यापक अधिकार दे दिए गए अधिकारियों को, और सेक्शन 6 में विभाग को टोटली ऑथराइज कर दिया गया कि कोई भी, जब मान ली मेरा रिजेक्शन सेंटर में है तो स्टेट भी कार्रवाई कर सकता है, स्टेट में रजिस्ट्रेशन है सेंटर भी कार्रवाई कर सकता है, दोनों विभाग कार्रवाई करेंगे। तो ये चीजें व्यापारी को
एक मानसिक रूप से फ्रीली व्यापार करने में बाधा बनी हुई है, क्योंकि कहना ये था कि भाई फॉर्मेलिटीज ऑनलाइन होंगी, लेकिन ये सब नोटिसबाजी जो है ये एक व्यापार के लिए, तो व्यापारी के लिए बहुत ही पीड़ादायक हो गई है, बहुत टेंशन हो गई है। साथियों, आईटीसी की व्यवस्था लागू करी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। आईटीसी से हमने बताया आपको कि भाई जो प्रोडक्शन कॉस्ट थी उसमें घटे और कंज्यूमर को लाभ हुआ, मार्जिन भी बढ़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आईटीसी का लाभ मिलने के लिए टेंशन पैदा हो गई है, पैनिक हो गया है ये कि मैंने परचेज किया, ईबी बिल से माल मंगाया, ऑनलाइन पेमेंट किया, यदि किन्हीं कारणों से वो 2A में शो नहीं कर रहा है, तो व्यापारी वो जो अधिकारी कहता नहीं साहब, आप यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द आईटीसी क्लेम, रिवर्स करनी पड़ती है। और जैसे मैंने कल वीडियो डाला था कि उसमें सेक्शन 50 के अंदर 18% टैक्स की वसूली होती है, 18% टैक्स के ऊपर जो इंटरेस्ट की वसूली होती है, और मान लीजिए आपने रिवर्सल किया तो उस पर 24% भी रेट है। ये भी मैंने आपको कल वीडियो आपने देखी थी, मेरी काफी लोगों ने वीडियो देखी है। साथ ही उसके अलावा और है कि मान लीजिए रजिस्ट्रेशन मैंने अप्लाई कर दिया, अब विभाग के ऊपर ये नहीं है कि विद इन 30 डेज आपको फिजिकल इंस्पेक्शन करना है, बिजनेस प्लेस करना। विभाग जो है 2 साल 3 साल बाद जा रहा है, और उस समय बोले साहब आपने उस समय जब परचेज किया था माल कहाँ है वाला, या भाई डेली बिक्री होती रहती है, माल आता रहता, लेकिन नहीं साहब, जो बिल आपके सामने है वो माल हमें चेक कराइए। मान लीजिए चेक नहीं हुआ तो बोले साहब आपने बिल नहीं काटा है, आपने टैक्स की चोरी करी है और ये फिजिकल नहीं है, सेक्शन 67 में उसको जब्त कर लिया, पेनल्टी लगा दी। थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखी गई है सेक्शन 67 में और सेक्शन 132 में। प्रैक्टिकली अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि व्यापार है, व्यापार में किस तरह से व्यापारी काम करता है उसकी ईमानदारी भी शक के घेरे में आ जाती है। खरीदार पे जैसे बताया मैंने कि माल परचेज कर लिया, रिवर्स करना है, भाई क्या मतलब है भाई, पोर्टल तुम्हारा, पोर्टल गवर्नमेंट का, जीएसटीएन पोर्टल कंपनी लिमिटेड बनी हुई है जो इन्फोसिस मेंटेन कर रहा है और भी कंपनी मेंटेन कर रही है। अब उसमें बिल शो नहीं हो रहा है, तो उसमें खरीदारी का अपराध क्या है कि माल खरीदा उसने, ऑनलाइन पेमेंट किया भाई उसने, तो उसको मान लेना चाहिए। वेट में भी दिक्कत आई थी, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ कहा परचेजर इज नॉट ए गिल्टी, परचेजर ने टैक्स दिया, तो आप क्यों नहीं मानेंगे। ये बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। अब जैसे एक चीज और आती है, जैसे राइस जी से भी चर्चा हो रही थी, आरसीएम परचेज, अनरजिस्टर्ड से परचेज मैंने कर ली, और अनरजिस्टर्ड परचेज करा तो मेरे को आरसीएम में टैक्स जमा करना है। अब मैं जीएसटी बंद चढ़ाऊंगा तो उसमें उन्होंने बताया कि सर कॉलम नंबर 13 में केवल वाउचर नंबर भरा जा रहा है, आरसीएम का अमाउंट नहीं भरा जा रहा है। क्योंकि मैं रिटर्न भरता नहीं हूँ, केवल अपील वगैरह करता हूँ, तो मैं उसमें ये प्रैक्टिकली नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने जैसा बताया मुझे, अब उसमें केवल वाउचर नंबर भरा गया और डेट ऑफ टैक्स नहीं भरा गया। तो मैंने मान लीजिए रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड जब खरीदा, मैंने उसमें आरसीएम जमा कर दिया। अभी वर्धा से एक मित्र हमारे राजेश चौहान जी, उनका फोन आया, बोले साहब मैं कंपोजिशन डीलर हूँ, और सब में जो है मैं उसमें मैंने ट्रांसपोर्ट से माल मंगाया, ट्रांसपोर्ट को जो मेरे जीएसटी के लिए आरसीएम करना है। अब उसने आरसीएम तक कर दिया, टैक्स जमा कर दिया, लेकिन R1 में चढ़ा नहीं, वो अमाउंट चढ़ा नहीं, तो R2 में कैसे शो होगा, जब 2A में शो नहीं होगा तो मुझे इसका आईटीसी लाभ कैसे मिलेगा। बहुत ही इस तरह की इनप्रैक्टिकल ग्लिचेस कह लीजिए या इनप्रैक्टिकल प्रोविजंस हैं। अच्छा लगा सुनकर, सुबह सुबह आंख खुली, जब अच्छा लगे सोशल मीडिया पढ़ा कि भाई कौंसिल इस मामले में बहुत ज्यादा एक वाइट मतलब बृहद मूड से या एक मतलब बृहद सोच से इसमें संशोधन करने जा रहा है। अब देखो क्या संशोधन होता है, इसका इंतजार हम करते हैं। बनारस के अखिलेश सिंह जी से बात हुई मेरी, उन्होंने भी बड़े खुश थे, बोले वैसा वैसा होने जा रहा है। मैंने भाई सामने आया तब पता पड़ेगा। तो साथियों ये सब चीजें हैं, तो मेरा तो कहना ये है कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिंग अगर सफल करना है, जो पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो ये जो जीएसटी में इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह की ग्लिचेज हैं, इस तरह की जो इम्प्रैक्टिकल प्रोविजंस हैं, उनको सुधारना पड़ेगा काउंसिल को। और इसमें मैं एक बात और डिमांड मैंने करी है कि हर 5 साल बाद कोई भी टैक्सेशन लॉ है, चाहे इनकम टैक्स हो, सेंट्रल एक्साइज हो, कस्टम हो, जीएसटी हो, कोई सा भी टैक्सेशन लॉ है, हर 5 साल बाद
उसके रिव्यू होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। क्यों? क्यों हर 5 साल बाद दुनिया का एक पैटर्न चेंज हो जाता है व्यापार का। कहते हैं ना 20 साल में एक जनरेशन गैप आ जाता है, लेकिन आज 5 साल में भी 5 से 6 साल में ही आ रहा है। तो 1944 के, 1961 के, 1962 के कस्टम एक्ट के जो नियम हैं, ये आज प्रैक्टिकल हैं। हमने गवर्नमेंट को, माननीय प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है ये वाला, मैं आपको दिखा दूं। और इसके अलावा हमने सभी कॉपी हमने दी है सभी माननीय मुख्यमंत्रियों को, वित्त मंत्री जी को, और इसके अलावा जो जो भी अथॉरिटीज है, काउंसिल है, सीबीआईसी, ये सबको हमने लेटर भेजा है ये। और हम समझते हैं कि हमारे लेटर को संज्ञान लेकर के गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छा को रिजल्ट देगी, इससे हम लोग टेंशन फ्री होंगे। नमस्कार, अपनी सब गाड़ी को विराम देता हूँ। अब अगली वीडियो के साथ फिर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारती।